दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज हम पंचायत वेब सीरीज के 3rd सीजन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसकी IMDb पर रेटिंग 10 में से 9 है। इसके पहले के 2 सीजन की एक्सप्लेनेशन आपको YouTube पर ही मिल जाएगी, जो मैंने तो नहीं किए लेकिन किसी न किसी ने तो किए ही होंगे। ये वेब सीरीज काफी मजेदार है, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सचिव जी अपने दोस्त के पास खड़े थे और जैसा कि हम जानते हैं पिछले सीजन में विधायक के साथ हुई लड़ाई में विधायक जी ने सचिव जी का ट्रांसफर कर दिया था और इस चीज का उन्हें काफी दुख था। तभी उनका दोस्त उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन ग्राम पंचायत फुलेरा में एक नए सचिव की एंट्री होती है और उनको आज ही शाम 7 बजे से पहले अपनी ज्वाइनिंग भी करनी थी। गाँव में पहुँचते ही वो देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सामने ही उप प्रधान प्रहलाद जी के बेटे शहीद राहुल पांडे के सम्मान में केंद्रीय पुस्तकालय बनवाया गया है। फिर जब नए सचिव अपने दफ्तर पहुंचते हैं तो देखते हैं पंचायत भवन में ताला लगा है और आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो दीवार पर बने हुए मोबाइल नंबर देखता है। फिर वो सबसे पहले प्रधान जी के पास कॉल करता है, लेकिन प्रधान जी उसका फोन सुनते ही फोन को कट कर देते हैं। उसके बाद वो सहायक सचिव विकास के पास कॉल करता है और जैसे ही विकास को पता चलता है कि ये नया नंबर सचिव का है तो वो भी कॉल कट कर देता है, जिससे नए सचिव को उन सब की हरकतें काफी अजीब लगती हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद विकास प्रधान जी के पास जाता है, वो उन्हें नए सचिव के बारे में बताता है। प्रधान जी विकास से कहते हैं कि वो नए सचिव पर नजर बनाए रखे कि आखिर वो वहाँ पर कर क्या रहा है और उसकी सारी हरकतों के बारे में मुझे बताए। ये है विनोद, जो इस सीरीज के सबसे फनी कैरेक्टर हैं। इस समय वो बन राकस उर्फ भूषण शर्मा के साथ बैठा है। भूषण विनोद को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा था और उसे बता रहा था कि ग्राम पंचायत में जो भी पैसा आ रहा है उनसे गाँव का कोई भी काम नहीं किया जाता। और वे दोनों जब ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर नए सचिव आ जाते हैं। फिर जैसे ही भूषण को मालूम चलता है कि वो नए सचिव हैं, तो वो उसे भी पट्टी बढ़ाना शुरू कर देता है और प्रधान जी के खिलाफ भड़काने लगता है। लेकिन फिलहाल तो नए सचिव की प्रॉब्लम ये है कि ग्राम पंचायत के गेट का ताला कैसे खोला जाए, क्योंकि किसी भी कीमत पर शाम 7 बजे से पहले उनको उसमें एंट्री करनी थी। लेकिन ऑफिस की चाबी तो प्रधान जी के पास थी और वो सचिव से बात तक नहीं करना चाहते थे। फिर कुछ समय बीत जाता है, तभी वहाँ पर विकास आता है। विकास ग्राम पंचायत के दफ्तर पर नए सचिव को देखने आया था, लेकिन उसे कहीं पर भी नए सचिव नजर नहीं आते। तभी नया सचिव विकास को देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। फिर वो विकास पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर नया सचिव विकास को धमकी भी देता है और कहता है मेरे ऊपर विधायक का हाथ है और मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद भी विकास को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बाइक को घुमा के बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फिर नया सचिव चलते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे चाबी ना दी तो मैं दरवाजा तोड़कर एंट्री करूंगा। ये बात सुनने के बाद भूषण तुरंत ही उनके पास हथौड़ा लेकर आता है, क्योंकि वो तो हमेशा ही सबको प्रधान के खिलाफ भड़काने का ही काम करता है और इससे अच्छा मौका उसके लिए कोई और हो नहीं सकता था। वो नए सचिव को हथौड़ा तो दे देता है, लेकिन ताला तोड़ने में उसका हाथ नहीं बटाता। वो कहता है आप दरवाजे का ताला तोड़िए, हम दूर खड़े रहकर ही देखेंगे, क्योंकि हम गांव के मसले में आपकी हेल्प नहीं कर सकते। फिर नया सचिव ताला तोड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ विकास वापस प्रधान जी के पास जाता है और उन्हें ये सारी बात बताता है। प्रधान जी उसे कहते हैं कि तुम्हें उस नए सचिव के पास प्रहलाद को लेकर जाना चाहिए, लेकिन विकास प्रधान जी को बताता है कि प्रहलाद की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से उनका बेटा राहुल शहीद हुआ है तब से वो अकेले ही अपने गम में डूबे रहते हैं और दिन रात बस शराब ही पीते रहते हैं। फिर विकास प्रधान जी के घर से प्रहलाद के लिए खाना लेकर जाता है। प्रहलाद की हालत देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो वाकई में ठीक नहीं है और वो बहुत दुखी भी है। प्रहलाद के घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं बचा था, इसलिए विकास ही सुबह शाम प्रहलाद के लिए खाना लेकर आता है और कभी कभी प्रधान जी के घर से भी प्रहलाद के लिए खाना भिजवाया जाता है, क्योंकि वे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद जी को अकेलापन महसूस हो। जब विकास प्रहलाद जी को बताता है कि नए सचिव के पद के लिए कोई दूसरा इंसान आया है, तो ये बात सुनकर वो विकास के साथ तुरंत ही ग्राम पंचायत की ओर निकल पड़ते हैं और साथ में अपनी खटिया भी लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ भूषण और विनोद दूर से ही सारा तमाशा देख रहे थे और तभी वहाँ पर विकास और प्रहलाद भी पहुँच जाते हैं। प्रहलाद देखता है कि नए सचिव दरवाजे का ताला तोड़ रहा है। ये देखकर प्रहलाद जी विकास से कहते हैं कि वो एक बड़ा सा बांस तोड़ कर लाए और आते समय उसका एक कोना तीखा भी कर ले। ये सुनने के बाद नए सचिव की हालत पतली हो जाती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो अब उसकी पिटाई होनी निश्चित है, लेकिन फिर भी वो अपने इरादों पर अटल रहता है और विकास प्रहलाद जी के कहने पर बांस लेने के लिए चला जाता है। तभी नया सचिव विधायक के पास कॉल करता है और उन्हें यहाँ की सारी बातें बताता है। ये सारी बातें मालूम होने के बाद विधायक जी का दिमाग खराब हो जाता है
और वो तुरंत ही फुलेरा आने के लिए निकल पड़ते हैं। वो गुस्से में सबको मारने की बात करते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि आज कोर्ट में उनकी पेशी है और उनका वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। फिर विधायक जी डीएम के पास कॉल करते हैं और पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए कहते हैं। फिर डीएम मैडम प्रधान जी के पास कॉल करती है। मैडम का कॉल देखकर प्रधान जी भागकर अपनी पत्नी मंजू के पास जाते हैं और मैडम का फोन उठाने के लिए कहते हैं। फिर मैडम मंजू देवी से कहती है कि प्रधान जी को तुरंत हमारे ऑफिस में भेजिए। फिर वे लोग तुरंत ही डीएम मैडम के ऑफिस में जाने लगते हैं और वहाँ जाते समय रास्ते में वे लोग नए सचिव से भी मिलते हैं। मंजू देवी देखती है कि प्रहलाद भी वहीं पर बैठा हुआ है। फिर नया सचिव उन्हें बताता है कि प्रहलाद और विकास उसे मारने की धमकी दे रहे थे। तब तक विकास भी वहाँ पर एक बड़ा सा बांस लेकर आ जाता है। फिर मंजू देवी नए सचिव को कहती है कि वे लोग डीएम मैडम से ही बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ पुराने सचिव के पास रिंकी का एक वॉइस नोट आता है जिसमें रिंकी बताती है कि आपके ट्रांसफर को रोकने के लिए पूरे गांव में लड़ाई चल रही है। इतने में मंजू देवी और प्रहलाद डीएम मैडम के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे दोनों ही मैडम के आगे अपनी बातें रखते हैं कि हमें पुराना सचिव ही वापस चाहिए, लेकिन डीएम मैडम उन्हें पहले भी कई बार समझा चुकी थी कि ये काम विधायक जी ने किया है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि विधायक एक बहुत ही बुरा आदमी है और उसकी बातें ना मानकर मुझे कोई भी परेशानी मोल नहीं लेनी। फिर प्रहलाद जी डीएम मैडम से कहते हैं कि अगर कोई नया सचिव फुलेरा में आया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर चाहे उसके लिए उसे जेल में ही क्यों ना जाना पड़े। फिर डीएम मैडम मंजू को समझाती है कि नए सचिव को ज्वाइनिंग करने दीजिए, लेकिन ये बात प्रहलाद को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मजबूरी थी, कर भी क्या सकते थे। वे सभी रात को ग्राम पंचायत पहुंच जाते हैं और नए सचिव से मिलते हैं। उनको देखकर नया सचिव भाव खाता है और तेवर में बताता है कि मेरे ऊपर विधायक जी का हाथ है और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बातें सुनकर प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उसी बांस से पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ऐन मौके पर प्रहलाद जी के पास डीएम मैडम की कॉल आती है और वो उन्हें बताती है कि आज शाम विधायक जी की कोर्ट में सुनवाई थी और जिस केस की सुनवाई थी उसमें वो दोषी भी पाए गए, इसलिए उन्हें जेल हो गई। अब सचिव जी का ट्रांसफर रोकना संभव है क्योंकि उनके सिर से विधायक का हाथ हट चुका है। फिर वो नए सचिव को वहां से भगाने के लिए कहते हैं। ये सारा तमाशा भूषण और विनोद दूर खड़े खड़े देख रहे थे। फिर वे सभी ग्राम पंचायत से नए सचिव को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर अगले दिन रिंकी ये सारी बात पुराने सचिव को बताती है और तो और वो सचिव जी को विधायक के केस के बारे में भी बताती है कि विधायक ने अपने पड़ोसी के कुत्ते को मार दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हैं और अब उसे 2 साल की जेल भी हो गई। मौके का फायदा उठाकर सभी लोगों ने नए सचिव को वहाँ से भगा दिया। अब डीएम मैडम की हेल्प से तुम्हारे ट्रांसफर को रोक दिया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सचिव भी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अगले दिन वो फुलेरा गांव के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक बार फिर से फुलेरा गांव में अभिषेक सर की एंट्री हो चुकी थी और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं ग्राम पंचायत फुलेरा में एक गरीब फैमिली रहा करती थी, जिसमें जगमोहन, उसकी माँ, उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। जब वो अपने परिवार से बातें कर रहा था तो अचानक उसे किसी की बाइक गिरने की आवाज आती है। जब जगमोहन बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रोड खराब होने की वजह से प्रधान जी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया है और मंजू देवी उनके साथ ही थी। फिर जगमोहन उन दोनों की हेल्प करता है और उनसे कहता है कि उन्हें इस टूटी हुई सड़क को बनवा देना चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। दोस्तों, अब तक पंचायत की बहुत सारी लड़ाइयाँ इस टूटी हुई रोड के कारण शुरू हुई थी, जो इस सीजन भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुराने सचिव जी अपने पद पर वापस लौट चुके थे और यहाँ आने के बाद सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है भूषण शर्मा से। सचिव जी भूषण से कहते हैं कि जो हथौड़ा आपने ताला तोड़ने के लिए दिया था वो हथौड़ा अब भी पंचायत भवन में ही रखा है। फिर सचिव जी उसे वो हथौड़ा वापस ले जाने को कहते हैं, लेकिन भूषण मना कर देता है कि ये उसका हथौड़ा नहीं है। फिर सचिव जी उसे कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो हथौड़ा तुम्हारा ही है। फिर भूषण अपना हथौड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सचिव जी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में बस कुछ ही दिन बाकी थे। फिर कुछ देर बाद वहाँ रिंकी आती है और सचिव जी से कहती है कि मैं चाय पीने के लिए टंकी पर जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको हाय कहती चलूं। मेरे पास एक्स्ट्रा चाय भी है, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चाय पीने के लिए आ सकते हो। लेकिन सचिव जी कहते हैं कि अगर दिन के उजाले में किसी ने हम दोनों को देख लिया तो यूं ही बात बनाएगा, इसलिए हम शाम को 7 बजे के बाद ही चलेंगे। लेकिन रिंकी कहती है शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है और फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर जब वो वहाँ से चली जाती है तो अभिषेक समझ जाता है कि रिंकी उसे चाहने लगी है। फिर जब वो बाहर देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिना उनके रिंकी भी चाय पीने टंकी पर नहीं गई। अगले सीन में हम देखते हैं सचिव जी और विकास दोनों ऑफिस में थे। फिर विकास कहता है मैं खाना खाने के लिए घर जा रहा हूँ।
लेकिन हमेशा तो वो अपना टिफिन साथ में लेकर आया करता था। फिर पूछने पर वो बताता है कि आजकल वो प्रहलाद जी के साथ अपना खाना खाता है। अपने बेटे के जाने के बाद प्रहलाद जी अकेले रह गए हैं, इसलिए हर रोज उनसे मिलना जरूरी है। फिर सचिव जी कहते हैं जाते जाते अपना बांस भी लेते जाइए, लेकिन विकास उस बांस को सचिवालय के ऊपर ही फेंक देता है। कुछ देर बाद जगमोहन की माँ ग्राम पंचायत ऑफिस में आती है। वो काफी रो रही थी। फिर सचिव जी उन्हें पानी पिलाते हैं और उनसे रोने का कारण पूछते हैं। जगमोहन की माँ बताती है कि उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है, इसलिए मजबूरी में ही उसे बाजू में ही बनी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वो चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनवाए जाएंगे उसी में उसके लिए भी एक घर बनवाया जाए। फिर सचिव जी कुछ देर सोचते हैं और उन्हें हाँ कह देते हैं। फिर जाते समय वो जगमोहन की माँ को एक लौकी भी देते हैं ताकि वो घर पर जाकर अपने लिए कुछ खाना बना सके। दूसरी तरफ जगमोहन के घर के बाहर जो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मंजू देवी के पांव में मोच आ गई थी, इसी कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। फिर सचिव जी प्रधान जी को जगमोहन की माँ के बारे में बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाना चाहती है क्योंकि जगमोहन ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। फिर प्रधान जी कहते हैं कि जगमोहन तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था, अब अचानक उसने अपनी माँ को घर से क्यों निकाला। ये बात सुनकर सचिव जी को थोड़ा शक हो जाता है। फिर प्रधान जी सचिव को जगमोहन की माँ से मिलने के लिए उनके घर जाने को कहते हैं और सचिव जी जगमोहन के घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें विकास मिल जाता है। फिर विकास सचिव जी को कहता है कि सुबह से ही प्रहलाद चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं दूर चले गए हैं। इतने में वे दोनों जगमोहन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जगमोहन की माँ एक छोटी सी झोपड़ी में सोई हुई थी और जगमोहन एक पक्के घर में रह रहा था। फिर जगमोहन की माँ बाहर आती है और कहती है कि उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उसे एक पक्का घर चाहिए। लेकिन जगमोहन की माँ जिस तरह से सचिव को बातें बता रही थी उसे देखते हुए सचिव जी को उसके ऊपर शक और भी बढ़ जाता है। इसलिए सचिव जी जगमोहन की माँ से कहते हैं कि उन्होंने सुबह जो लौकी दी थी वो लौकी कहाँ है। फिर जगमोहन की माँ कहती है वो तो मेरे बेटे ने ले ली। ये बात सुनकर सचिव जी का शक और भी बढ़ जाता है। फिर वो जगमोहन के घर जाते हैं और कुछ तलाशने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो लौकी मिल जाती है, जिससे सचिव जी को मालूम चल जाता है कि ये सभी नाटक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक और पक्का घर चाहिए। इसलिए माँ और बेटे ने मिलकर ये प्लान बनाया था। फिर जगमोहन उनको धमकी देता है कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो पूरे गांव में बता देंगे कि प्रधान जी और मंजू देवी मेरे घर के सामने गिर गए थे। फिर पूरे गांव में ही उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन सचिव जी उसकी बात ना सुनकर अपने सचिवालय चले जाते हैं। वहां जाकर वो सारी बात प्रधान जी को बताते हैं। फिर प्रधान जी कहते हैं अगर हो सके तो जगमोहन की माँ को हम एक घर दे देंगे, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि ये पूरी तरह से इलीगल होगा और इस फ्रॉड केस में मेरी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए सचिव जी जगमोहन को घर देने से मना कर देते हैं। सचिव के मुंह से साफ इनकार सुनते ही प्रधान जी के पास कोई और चारा नहीं बचता, इसलिए वो मंजू देवी को सचिवालय लाने लगते हैं। पैर में मोच होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो सचिवालय आती है और सचिव जी से कहती है कि हमें जगमोहन की माँ को घर दे देना चाहिए। फिर सचिव जी उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ऊपर मालूम पड़ गया कि वे लोग एक ही घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इससे हमारी नौकरी भी जा सकती है। फिर प्रधान जी कहते हैं कि अगर हम दोनों में झूठी लड़ाई करवा दें और सचमुच ही जगमोहन की माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहने के लिए कह दें तो उनके लिए ये काम आसान हो जाएगा। ये बात सुनकर सचिव जी को मानना ही पड़ता है। फिर वो तुरंत ही जगमोहन के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अपनी माँ से लड़ाई का नाटक करना होगा और सभी को ये एहसास दिलाना होगा कि ये लड़ाई असली है और तुम अपनी माँ को घर से निकाल रहे हो। उनकी बातें सुनने के बाद जगमोहन भी उनकी बातों को मान जाता है और उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद जगमोहन अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है। फिर वो अपनी माँ को बेरहमी से झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर करने लगता है। ये सब कुछ गांव के बाकी लोग भी देख रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था कि जगमोहन एक बहुत ही निर्दयी बेटा है जो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल रहा है। गांव के सभी लोगों को उनकी लड़ाई असली लगती है, लेकिन ऐसा करके जगमोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जगमोहन को अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। फिर अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ने के बाद जगमोहन भी सारी रात घर से बाहर ही बैठा रहता है। फिर उसी रात सचिव जी दमयंती देवी यानी कि जगमोहन की माँ का प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म फिल कर देता है और कुछ देर बाद वो चाय पीने के लिए टंकी पर जाने लगता है। जब वो टंकी पर जाने लगता है तो उसकी मुलाकात रिंकी से हो जाती है, जो कि चाय पीने के लिए टंकी पर ही जा रही थी। फिर वे दोनों इकट्ठा टंकी पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सचिव की नजर प्रहलाद जी पर पड़ती है, जो कि दिन भर से गायब थे। फिर वो घबराकर रिंकी को उसके घर भेज देते हैं और प्रहलाद जी को आराम से नीचे उतार लेते हैं। फिर वो प्रधान जी और विकास के पास कॉल करते हैं और उन दोनों को जल्दी से जल्दी पंचायत भवन में आने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रहलाद जी की हालत बहुत ही खराब थी। फिर प्रधान जी और विकास तुरंत ही वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि वे लोग उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे। फिर वे प्रहलाद जी को अपने घर पर ले जाते हैं। घर पर मंजू देवी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और कहती है कि आज के बाद कोई भी टंकी पर नहीं जाएगा, जिससे विकास उस टंकी पर ताला लगवा देता है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का भी एंड हो जाता है।
थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम एक गरीब किसान माधव को देखते हैं जो कि खेत से अपनी बकरियों को चराकर घर वापस लौट रहा था। जब वो घर जा रहा था तो देखता है कि जगमोहन की पत्नी जगमोहन की माँ को खाना परोस रही है, लेकिन 2 दिन पहले तो उसने देखा था कि घर के लालच में जगमोहन ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये सब क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फुलेरा गाँव में कुल 12 लोगों को घर मिले थे। फिर सचिव जी के कहने पर विकास उस लिस्ट को सचिवालय के बाहर लगा देता है और वो लिस्ट गाँव के सभी लोगों तक पहुंच जाती है। विनोद और माधव भी बड़ी उम्मीद के साथ भूषण को लिस्ट में अपना नाम ढूंढने को कहते हैं, लेकिन उस लिस्ट में उन दोनों का नाम नहीं था। फिर भूषण उस लिस्ट को गौर से देखता है और उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। फुलेरा गांव पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ है और जिन 7 लोगों के नाम आए हैं वे फुलेरा पश्चिम से हैं और फुलेरा पश्चिम से ही प्रधान जी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। फुलेरा पूर्व में से सिर्फ 4 लोगों को ही घर मिले हैं। फिर माधव उनसे 12वां नाम पूछता है और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि जगमोहन की माँ का था, जो कि गांव के बाहरी हिस्से में रहती थी। फिर माधव भूषण को जगमोहन की माँ की असलियत बता देता है कि जगमोहन की पत्नी जगमोहन की माँ को खाना देने जाती है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि वे दोनों सबको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। अब भूषण को भी इस बारे में पता चल गया था, जिससे वो बिना समय गवाए सचिवालय की ओर भागता है और सचिव जी से कहता है कि 12 लोगों की लिस्ट में एक नाम गलत है और माधव ने सुबह जो कुछ भी देखा था वो सारी बात सचिव को बताता है। अब भूषण एक नया बखेड़ा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर वो तुरंत ही जगमोहन के घर की ओर निकल जाता है। ये देखकर सचिव जी तुरंत अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं और तुरंत ही जगमोहन के पास कॉल करके उसे सब कुछ समझा देते हैं कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी ही देर में भूषण, विनोद और माधव जगमोहन के घर पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं जगमोहन अपनी पत्नी को जोर जोर से डांट रहा है क्योंकि जगमोहन की पत्नी ने उसकी माँ को खाना दे दिया था और जगमोहन कह रहा था कि अगली बार से अगर उसने उसकी माँ को खाना खिलाया तो वो उसे भी अपने घर से बाहर निकाल देगा। ये सब कुछ देखकर माधव, विनोद और भूषण को यकीन हो जाता है कि सच में ही जगमोहन ने अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद वे तीनों जगमोहन की माँ से मिलने जाते हैं। जगमोहन की माँ भी 1 नंबर की कलाकार थी। वो उनके सामने बीमार होने का नाटक करती है और जब बाकी लोग उससे उसकी बीमारी का कारण पूछते हैं तो बस वो इतना ही कहती है कि मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बात सुनने के बाद भूषण कहने लगता है कि वो उनके लिए जल्दी ही एक कंपाउंडर लेकर आएगा और फिर वो तुरंत ही कंपाउंडर को बुलाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम सचिव जी को देखते हैं जिसके पास जगमोहन की कॉल आती है। जगमोहन सचिव जी से कहता है कि भूषण माँ के पास कंपाउंडर को भेजने वाला है, जबकि माँ तो बीमार ही नहीं है। अगर कंपाउंडर ने उन्हें उल्टी सीधी गोलियां खिला दी तो माँ की तबीयत सच में बिगड़ सकती है। फिर सचिव जी कहते हैं कि अगर कंपाउंडर गोली देगा तो उन्हें उन गोलियों को रख लेना होगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कंपाउंडर जगमोहन की माँ को चेक करने के लिए आ जाता है। जगमोहन की माँ उसे सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर कंपाउंडर को ऐसा लगता है कि शायद दादी माँ को गैस की प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए कंपाउंडर उन्हें गैस की गोली खिलाने लगता है। जगमोहन की माँ पहले तो गोली खाने से इनकार कर देती है, लेकिन भूषण के जोर देने पर उन्हें मजबूरन वो गोली खानी ही पड़ती है। जगमोहन भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इससे उसके नाटक का पर्दाफाश हो सकता था। अब रात हो जाती है। आधी रात को जब सचिव जी सो रहे थे तो उनके पास जगमोहन की कॉल आती है। जगमोहन कहता है कि गैस की गोली खाने के कारण उसकी माँ की तबीयत सच में खराब हो गई है, इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर सचिव जी तुरंत ही प्रहलाद चाचा के पास जाते हैं और उनसे गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए कहते हैं। फिर वो एक टेम्पो वाले के पास जाते हैं जो पहले से ही दारू के नशे में धुत था और वो इस टाइम टेम्पो चलाने की हालत में नहीं था। फिर प्रहलाद चाचा उसका टेम्पो ले लेते हैं, लेकिन वो भी दारू के नशे में टल्ली थे। फिर मजबूरी में वो टेम्पो सचिव जी को ही चलाना पड़ता है और जैसे तैसे वो टेम्पो को लेकर जगमोहन के घर पहुंच जाते हैं। फिर वे सब मिलकर जगमोहन की माँ को क्लिनिक में लेकर जाते हैं। जब वे क्लिनिक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जगमोहन की माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, बस उन्हें थोड़ी सी कमजोरी थी। ये बात पता लगने के बाद जगमोहन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। फिर बाहर आने पर वो सभी से कहता है कि इस हॉस्पिटल का एक रात का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। फिर प्रहलाद चाचा कहते हैं उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर ये बात सुनकर जगमोहन काफी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए प्रहलाद चाचा के गले लग जाता है। अगले दिन जगमोहन की माँ घर वापिस आ जाती है, लेकिन वो जगमोहन के घर पर नहीं जाती बल्कि अपनी ही झोपड़ी में चली जाती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपना घर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरी में उसे अपना नाटक जारी रखना पड़ता है। लेकिन जगमोहन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो प्रहलाद चाचा के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं चाहिए, बस उसे अपनी माँ चाहिए। अगर उसने अलग घर बना लिया तो उसकी माँ अलग रहेगी, लेकिन उसे तो अपनी माँ के साथ रहना है। प्रहलाद चाचा उसकी परेशानी को समझ जाते हैं और फिर वो जगमोहन की बूढ़ी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाने लगते हैं। वे उन्हें सीधा अपने घर ले जाते हैं।
और अपना घर दिखाने लगते हैं। उनका घर बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा और आलीशान घर होने के बाद भी उनका घर पूरी तरह से वीरान था। और फिर प्रहलाद चाचा इमोशनल होते हुए उन्हें बताते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं है और ये घर अब मुझे काटने को दौड़ता है। फिर प्रहलाद चाचा दादी को बहुत समझाते हैं कि घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसमें उनके साथ रहने वाला कोई भी नहीं है तो वो घर किसी खंडर से कम नहीं। फिर वो दादी को समझाते हैं कि उन्हें एक साथ अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। उनकी बातों से दादी समझ जाती है और वो जगमोहन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो प्रहलाद चाचा के घर की सफाई करने लगती है, लेकिन प्रहलाद चाचा उसे रोककर उन्हें जगमोहन के पास भेज देते हैं। उस समय वहाँ पर कई लोग मौजूद थे, जैसे कि भूषण, विनोद, माधव, विकास और सचिव जी। अब लिस्ट में से उनका नाम कैंसिल कर दिया जाता है। अब उनका घर किसको मिलेगा इसके बारे में डिसाइड करेंगे खुद प्रधान जी। और इसी के साथ 3rd एपिसोड का एंड हो जाता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं पंचायत की बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होती है सबसे पहले भूषण अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर वो सभी से कहता है कि ग्राम पंचायत फुलेरा में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो कहता है कि प्रधान जी गाँव वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतना बड़ा भेदभाव कि पश्चिम फुलेरा से प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लोगों के नाम आए हैं, जबकि प्रधान जी ने पूर्व फुलेरा में सिर्फ 4 लोगों को ही घर दिए हैं। ये सरासर राजनीति है, क्योंकि प्रधान जी को पश्चिम फुलेरा से सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसीलिए उन्होंने पूर्व फुलेरा में भेदभाव किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ उन्हीं के नाम डाले हैं जो प्रधान जी के करीबी हैं। फिर वो प्रधान जी को बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है और हद से ज्यादा बेइज्जती भी करता है। उसकी बातों से प्रधान जी क्या फील कर रहे थे ये उनके चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था। उसके बाद भूषण अपनी चाल चलता है और बाकी वार्ड मेंबर से कहता है कि अब फुलेरा को निष्पक्ष नेता की जरूरत है। इन सब बातों के बाद वो अगला प्रधान बनने की दावेदारी भी पेश करता है। उसकी बातों में आकर कई वार्ड मेंबर उसकी तरफ हो जाते हैं। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सचिव जी रिंकी के पास कॉल करते हैं और उसके घर का हालचाल पूछते हैं। रिंकी बताती है कि घर का हाल बहुत ही बुरा है, मम्मी पापा बुरी तरह से लड़ रहे हैं, पापा अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर वो कहती है कि मेरा मन तो कर रहा है मैं फकोली बाजार चली जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। फिर सचिव जी कहते हैं हम आपको वहां छोड़ देंगे और इसी बहाने हम भी बाजार घूम लेंगे। दूसरी तरफ मंजू देवी और प्रधान जी का झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था और वे दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुना रहे थे। अब सचिव जी और रिंकी दोनों ही फकोली बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। वे दोनों मंदिर भी जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। रिंकी उन्हें बताती है कि वो MBA करना चाहती है, लेकिन वो पढ़ाई में कितनी होशियार है ये सबको पता है। फिर सचिव जी रिंकी को जितना हो सके उतनी हेल्प करने की बात करते हैं, क्योंकि वो भी रिंकी को पसंद करने लगे थे और पढ़ाई के बहाने उन्हें मिलने का मौका भी मिल जाया करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं भूषण अपनी पूरी टोली यानी कि विनोद, माधव और उनकी धर्मपत्नी सभी बन ठनकर विधायक जी से मिलने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि विधायक जी बेल पर घर वापिस आ चुके हैं। वे वहां आने वाले दिनों में जो पंचायत के चुनाव होने वाले थे उसके रिगार्डिंग ही उनसे बात करना चाहते थे कि अगर विधायक जी उनकी हेल्प करेंगे तो उन्हें भी अपने दुश्मन प्रधान और सचिव से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। फिर वे जब विधायक जी के पास पहुंच जाते हैं तो विनोद विधायक जी से उनके पड़ोसी के कुत्ते को मारकर खाने वाली बात पूछता है, जिससे गुस्सा होकर विधायक जी उसे कमरे से बाहर खड़ा होने के लिए कहते हैं। फिर विधायक जी उनसे पूछते हैं कि मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर भूषण बताता है कि वो फुलेरा गाँव की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं और फुलेरा में अगला प्रधान बनने की दावेदारी भी रखना चाहते हैं। फिर विधायक जी कहते हैं एक छोटे से गांव के छोटे से प्रधान से हमारा क्या फायदा होगा। फिर भूषण कहता है कि प्रधान जी और सचिव जी दोनों ने आपकी बहुत बेइज्जती की है और आप मेरे जरिए उनसे अपना बदला ले सकते हैं मुझे प्रधान बनाकर। आपको सिर्फ एक काम करना होगा और वो ये है कि आपको ग्राम पंचायत फुलेरा की सड़क बनवानी होगी। उनकी बातें सुनकर विधायक जी कुछ देर सोचने लगते हैं और फिर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो भूषण से कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ फुल सपोर्ट रहेगा। वो ऐसा करने के लिए इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वो सचिव जी और प्रधान जी से अपना बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो एक छोटे से गांव के छोटे से आदमी से हाथ मिला लेते हैं। अब विनोद और माधव दोनों ही उप प्रधान बनने का सपना देखने लगते हैं, इसलिए दोनों ही आपस में झगड़ने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वे शांत हो जाते हैं और चारों ही अपने गांव लौट जाते हैं। दूसरी तरफ सचिवालय में विकास और सचिव जी अपना काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर प्रहलाद चाचा आते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी कहाँ हैं। किसी ने उनका हालचाल पूछा या नहीं। उनकी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि पूरे गांव के सामने भूषण ने उनकी बेइज्जती कर दी थी और तो और मंजू देवी भी उनके फैसले से खुश नहीं थी। उस समय प्रधान जी अपनी छत पर उदास बैठे हुए थे, लेकिन तभी उनके व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज आता है और साथ ही साथ प्रहलाद चाचा और सचिव जी भी उन्हें हाय का मैसेज भेजते हैं।
फिर वे सब उनकी फेवरेट शॉप पर इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ पर प्रहलाद चाचा उनको एक बुरी खबर सुनाते हैं कि अब की बार वो उप प्रधान के पद के लिए खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके अकेलेपन और उनके बेटे के खोने के गम को लेकर उनको वोट दे। इतने में वहाँ से भूषण की टोली भी गुजरती है। फिर भूषण कहता है कि जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ की बैठक व्यवस्था को बंद करवाऊंगा, और इसी के साथ 4th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं विनोद और माधव भूषण के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि प्रहलाद चाचा अगले इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और तो और वो उप प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये बात जब भूषण को पता चलती है तो वो खुशी से झूम उठता है और मौके का फायदा उठाते हुए पंचायत ऑफिस में मीटिंग रखने को कहता है। जब मीटिंग की खबर प्रधान जी को पता चलती है और सचिव जी से कहते हैं आखिर भूषण होता कौन है मीटिंग रखने वाला, क्या वो प्रधान है या फिर कोई सचिव है, वो तो कोई उप प्रधान या वार्ड मेंबर भी नहीं है, तो फिर वो मीटिंग कैसे रखवा सकता है। और इसी बात पर गुस्सा होकर प्रधान जी मीटिंग में जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मंजू देवी उन्हें समझाती है कि अगर भूषण के पास गांव के रोड ठीक करवाने का कोई उपाय है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अब वो समय आ जाता है जब मीटिंग होनी थी। वहाँ सारे वार्ड मेंबर्स पहले से ही मौजूद थे, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भूषण ने मीटिंग क्यों रखी है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर भूषण भी आ जाता है और आते ही प्रधान जी से कहता है कि विधायक जी हमारे साथ शांति समझौता करना चाहते हैं, और अगर वो फिर से विधायक बनते हैं तो वो फुलेरा की सड़क बनवा देंगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद प्रधान जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें विधायक के साथ कोई भी शांति समझौता नहीं करना, क्योंकि हमारे विधायक जी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, और वो भी हमारे साथ शांति समझौता क्यों करेंगे। फिर भूषण कहता है कि अगर विधायक जी हमसे शांति समझौता करना चाहते हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है, सड़क भी तो हमारी ही गाँव की बनेगी ना। फिर सब लोग भूषण की बात से एग्री हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां पीटने लगते हैं। उसके बाद भूषण सभी को विधायक जी की एक मांग बताता है कि विधायक जी ने कहा है कि शांति समझौते के वक्त वो सफेद रंग का कबूतर उड़ाएंगे। फिर सभी लोग विधायक जी की इस मांग को मान जाते हैं। फिर भूषण की वाइफ विनोद से कहती है कि इस बार तो वो प्रधान की कुर्सी को हासिल करके ही रहेगी, और फिर वे सब लोग तैयारी करने में लग जाते हैं कि जब विधायक आएंगे तो उनसे क्या क्या और कैसे कैसे बातचीत करनी है। दूसरी तरफ प्रहलाद चाचा, प्रधान जी, विकास और सचिव जी ये सब भी चिंता में थे कि आखिर विधायक का करना क्या है। प्रहलाद चाचा कहते हैं कि उन्हें जो पैसे मिले हैं वो उसके जरिए गाँव का रास्ता बनवा सकते हैं, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगी। फिर सचिव जी को सफेद कबूतर का ध्यान आता है जिसको विधायक जी उड़ाना चाहते थे ताकि वो शांति का प्रतीक दे सके। इस बात पर प्रहलाद चाचा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं ये विधायक भी एक नंबर का पागल है। प्रहलाद को हंसता हुआ देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद चाचा बहुत दिनों बाद हंस रहे थे। दूसरी तरफ मंजू देवी विधायक के आने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज ही समझौता होने वाला था। वो विधायक जी के लिए खाना बनवा रही थी, क्योंकि विधायक जी आने के बाद खाना भी तो खाएंगे। फिर रिंकी लौकी लेकर आती है और कहती है ये लीजिए, लेकिन मंजू देवी कहती है विधायक जी को लौकी पसंद नहीं है, उनको कटहल पसंद है, जाओ कटहल लेकर आओ। और फिर रिंकी जाती है विकास के घर पर और वहाँ से कटहल लेकर आती है। जब वो कटहल लेकर आ रही थी तब उसे वहाँ पर विकास और सचिव जी मिल जाते हैं, जो कि सफेद रंग का कबूतर लेने जा रहे थे। फिर वे लोग जाकर एक कबूतर खरीदते हैं, लेकिन वो कबूतर ब्लैक कलर का था और इस कबूतर के लिए सचिव जी को 1000 रुपए भी देने पड़ते हैं। कबूतर खरीदने के बाद अब सभी लोग विधायक जी का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद विधायक जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सब लोग उनका स्वागत करते हैं। फिर वो भूषण के पास चले जाते हैं, जबकि उन्हें जाना तो चाहिए था प्रधान जी के पास। वो प्रधान जी को इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से प्रधान जी थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर भूषण अपनी चालाकी दिखाते हुए प्रधान जी से विधायक जी का स्वागत करवाता है और उसके बाद वो सभी से कहता है कि इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं। फिर वो प्रहलाद चाचा के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे की कुर्बानी जाया नहीं होगी, वो हमेशा अमर रहेगा। वो बहुत ही बहादुर बेटा था और तुम भी बहुत ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि तुम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तुम्हारे इलेक्शन ना लड़ने से हम सभी को फायदा होगा और इन लोगों को भी गाँव के प्रति कुछ करने का अवसर मिलेगा। इस गाँव की रोड बनवाने के लिए मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं जीत गया तो इस गांव को सफल बना दूंगा। इसके बाद विधायक जी प्रहलाद के बेटे को माला पहनाते हैं और फिर खूब जमकर नारेबाजी होती है। फिर भूषण प्रधान जी का यहाँ पर आने के लिए आभार प्रकट करता है और फिर वे खाना खाने के लिए विनोद के घर पर चले जाते हैं। इस बात से मंजू देवी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उनके खाने का प्रबंध अपने घर पर कर रखा था। दूसरी तरफ विनोद ने विधायक जी के लिए एक बकरा बनवाया था, जिसे देखकर सब लोग उनकी फोटो खींचने लगते हैं। फिर विधायक जी उन्हें रोकते हैं कि फोटो मत लो, हमने कोर्ट में कसम खाई थी कि हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे और ना ही खाएंगे। लेकिन अब बकरे को देखकर विधायक जी का तो मन डोल जाता है और फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसकी तरी तरी दे दो और उसमें 2-3 पीस आ भी गए तो हम खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वे सभी को फोटो खिंचवाने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद वापस मीटिंग करने चले जाते हैं। वहाँ
वहाँ पर सब लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। फिर वो बैठने के लिए चक्के वाली कुर्सी ले लेते हैं और सबकी समस्या सुनने लगते हैं। फिर वार्ड मेंबर्स कहते हैं कि हमें रोड बनवानी है और आपको इसके लिए हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। विधायक जी कहते हैं ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी एक वादा करना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में मुझे ही जितवाना होगा। फिर सब लोग मान जाते हैं। अब मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग बाहर आ जाते हैं और फिर वो सारा क्रेडिट भूषण को ही दे देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितना भी शुभ कार्य हो रहा है उन सब का श्रेय भूषण को ही जाता है। फिर सभी लोग भूषण के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर सचिव जी, प्रधान जी और प्रहलाद चाचा सब मायूस हो जाते हैं। अब बारी थी कबूतर उड़ाने की। जब कबूतर लाया जाता है तो विधायक उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो कौवा है, मुझे सफेद कबूतर उड़ाना था। फिर अभिषेक कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, कबूतर तो कबूतर ही होता है, प्लीज आप इसे ही उड़ा लीजिए। फिर विधायक कहता है चलो ठीक है, हम कबूतर उड़ाएंगे। फिर जैसे ही कबूतर उड़ाने का टाइम आता है तो प्रधान जी विधायक के पास आने लगते हैं, लेकिन वे प्रधान जी को रोक देते हैं और कहते हैं कि ये कबूतर हम भूषण के साथ उड़ाएंगे। फिर विधायक जैसे ही कबूतर को उड़ाते हैं, कबूतर उड़कर सीधा नीचे गिरता है और मर जाता है। उसे देखकर सब लोग मायूस हो जाते हैं और कहते हैं इसको बहुत बड़ा पाप लगेगा। फिर विधायक कहता है मैंने तो सही कबूतर उड़ाया था, शायद ये कोई दूसरा कबूतर होगा, लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं मानते। फिर बहादुर नाम का वो आदमी जिसका ये कबूतर था, वो कबूतर को उठाता है और कहता है तुम हत्यारे हो, पहले इसने कुत्ता मारा था और कुत्ता मार के खा गया, अब शायद ये कबूतर को भी खाना चाहता था, इसीलिए इसने कबूतर को मरवा दिया। फिर विधायक का सेक्रेटरी बहादुर को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है तेरी इतनी हिम्मत। फिर सचिव जी कहते हैं कि इसकी कॉलर छोड़ो, वरना विधायक जी तो निकल जाएंगे लेकिन तुम चारपाई पर जाओगे। फिर प्रहलाद चाचा भी उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते सभी गांव वाले विधायक की बेइज्जती करने लगते हैं। ये सब रोकने के लिए भूषण कहता है कि विधायक को बीपी की बीमारी है। फिर वार्ड मेंबर्स कहते हैं कि वो बहुत बुरा इंसान है, वो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा करेगा। फिर भूषण भी चुप हो जाता है। अब सब लोग फिर से प्रधान जी के साथ हो जाते हैं और विधायक जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंजू देवी कहती है कि उन्होंने जिसका कॉलर पकड़ा था यानी बहादुर, वो किस साइड से था। फिर पता चलता है कि वो फुलेरा पूर्व से था। फिर मंजू देवी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें ये कहने का मौका मिल गया है कि हमने पूर्व के एक आदमी को पीटने से बचाया। और इसी के साथ 5th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं रात को सचिव जी अपने ऑफिस में बैठकर पढ़ रहे थे, लेकिन तभी गांव की लाइट चली जाती है। फिर लाइट जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लैंप जलाकर पढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से कोई उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाता है। फिर सचिव जी जब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ 2 न्यूज रिपोर्टर आए हैं। वे न्यूज रिपोर्टर बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते थे, जिसके कबूतर को विधायक जी ने मार दिया था। वे सचिव जी को बताते हैं कि वे इस इंटरव्यू को इंटरनेट पर डालेंगे, जिससे सबको विधायक की करतूत के बारे में पता चल सके। फिर सचिव जी उनकी बात को मान लेते हैं और प्रधान जी को फोन करके उन्हें सारी बात समझाते हैं। फिर प्रधान जी सचिव से कहते हैं कि अगर ये सारी बात विधायक को पता चली तो वो बहादुर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें भी इस झंझटबाजी से दूर रहना चाहिए। फिर वे रिपोर्टर सचिव जी को कहते हैं कि हम बहादुर का इंटरव्यू सीधे भी ले सकते थे, लेकिन हमें तो आपकी सपोर्ट चाहिए। जब तक हमें आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहादुर एक गरीब इंसान है और कल को विधायक उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे बचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। फिर प्रधान जी उनको कहते हैं हम सोच कर बताएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मंजू देवी और प्रधान जी आपस में बातें कर रहे थे। मंजू देवी प्रधान जी को कहती है कि हमें बहादुर का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वो फुलेरा पूर्व से है। अगर आप फुलेरा पूर्व का समर्थन करेंगे तो उनकी पश्चिम वालों के साथ दोस्ती मजबूत होगी, जिसके कारण पूर्व पश्चिम की लड़ाई खत्म हो जाएगी और पूरा गाँव हमारा ही समर्थन करेगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर प्रधान जी कहते हैं लगता है तुम बादाम खाने लगी हो, चलो मैं उसका समर्थन कर दूंगा। और फिर वे सब लोग बहादुर के घर पर पहुंच जाते हैं। प्रहलाद चाचा बहादुर से पूछते हैं बहादुर डर तो नहीं लग रहा ना? फिर बहादुर कहता है हम डरेंगे क्यों, हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है। उसके बाद न्यूज रिपोर्टर्स बहादुर का इंटरव्यू लेते हैं और पूरी न्यूज को बलिया न्यूज चैनल पर डाल देते हैं। जब ये बात विधायक जी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर भूषण भी आ जाता है। फिर विधायक जी उसे कहते हैं कि बहादुर को कहो यहाँ आकर मुझसे माफी मांगे, क्योंकि एक छोटे से इंसान की इतनी औकात कि वो मेरे बारे में टीवी वालों के सामने बकवास करेगा। जब से ये वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर डाली है तब से ये वायरल हो गई है और लोग विधायक से सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने कबूतर मार दिया, कुत्ता मार दिया, अब अगली बारी कौन से जानवर की है। और ये बात जानकर विधायक जी गुस्से से पागल हो रहे थे। फिर भूषण उन्हें धीरज रखने को कहता है, लेकिन विधायक कहता है धीरज रखने के लिए हम इतने बड़े आदमी नहीं बने। अगर बहादुर ने हमसे माफी नहीं मांगी तो हम पूरे फुलेरा गांव को भस्म कर देंगे। फिर विनोद समझाता है कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो काम और ज्यादा बिगड़ जाएगा, लेकिन विधायक तो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी माफी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उस रिपोर्टर से बहादुर का इंटरव्यू करवाओ और उससे माफी मंगवाओ। अगले सीन में हम देखते हैं रिंकी सचिव जी से मिलने जाती है और बताती है कि अब मैं कैट की तैयारी करना चाहती हूँ।
प्लीज आप मुझे पढ़ने के लिए कोई किताब दे दें। फिर सचिव जी रिंकी को पढ़ने के लिए कुछ किताबें देते हैं, लेकिन उनको पढ़कर रिंकी को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वो सचिव जी से पूछती है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। फिर सचिव जी उसे DI की किताब देते हैं और वो किताब लेकर रिंकी अपने घर चली जाती है। घर जाकर वो उसे पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ प्रधान जी, प्रहलाद चाचा, सचिन जी, विकास और बहादुर आपस में बातें कर रहे थे कि वे बहादुर को ऑफिस में ही छुपा देंगे ताकि विधायक उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर वे उसे ऑफिस में ले जाते हैं। फिर विकास कहता है कि अपने बचाव के लिए बहादुर के पास कोई हथियार तो होना ही चाहिए। फिर वो उसे एक बांस ला कर देता है और कहता है कि तुम्हें जिससे भी खतरा महसूस हो इससे उसे पीट देना, और अगर विधायक खुद भी तुम पर हमला करे तो तुम इस बांस से उसकी भी सुताई कर देना। फिर विकास की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी विकास के पास उसकी पत्नी का फोन आता है और वो बताती है कि हम बेहोश हो गए थे, आप जल्दी से घर आ जाइए। फिर सब लोग विकास के घर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि विकास की पत्नी उदास बैठी हुई थी। फिर सभी लोग विकास को समझाते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। सचिव जी कहते हैं शायद बीपी का चक्कर होगा। प्रधान जी कहते हैं इतनी कम उम्र में बीपी कैसे हो सकता है, इनकी उम्र तो देखिए। ये बात सुनकर सब लोग चुप कर जाते हैं। फिर मंजू देवी कहती है इनको कुछ नहीं हुआ, शायद विकास के घर कोई नया मेहमान आने वाला है और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं और विकास तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर प्रधान जी एक कार को बुक करते हैं ताकि वो हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा सके। तभी प्रहलाद चाचा कहते हैं लाओ वो चेक लेकर आओ, अब उसे बैंक में जमा करवाने का वक्त आ गया है। फिर प्रहलाद चाचा सचिव जी को एक चेक देते हैं और कहते हैं जाइए इसे बैंक में जमा करवा दीजिए। दूसरी तरफ भूषण बहादुर को पूरे गाँव में ढूंढ रहा था, लेकिन बहादुर उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी एक चाय वाला उसे बता देता है कि वो ऑफिस में छुपा है। फिर भूषण ऑफिस की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि ऑफिस में तो ताला लगा है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब आखिर गए कहाँ होंगे। फिर वो पंचायत भवन के अंदर झांकने लगता है और सब तरफ नजर घुमाकर देखता है। जब वो खिड़की के पास जाता है तो उसे बहादुर दिख जाता है। फिर बहादुर भूषण को बांस उठाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन भूषण उसे बांस नीचे रखने को कहता है और उसे समझाता है कि विधायक बहुत ही खतरनाक आदमी है, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। विधायक से पंगा मत लो वरना तुम्हारी सारी बहादुरी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर बहादुर सोच में पड़ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी तो विधायक उसकी जान भी ले सकता है। दूसरी तरफ सचिव जी और रिंकी गाड़ी में बैठे हुए थे। फिर सचिव जी कहते हैं कि हमें पीछे बैठना चाहिए, लेकिन रिंकी कहती है आप पीछे क्यों बैठेंगे। सचिव जी कहते हैं ये तो टॉप सीक्रेट है। रिंकी कहती है हम सब जानते हैं आपका टॉप सीक्रेट। फिर सचिव जी टॉपिक को चेंज कर देते हैं और रिंकी से उसकी प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। फिर रिंकी उन्हें बताती है कि उसकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही है। तभी वहाँ पर विकास आ जाता है जो कि बहुत उदास था। फिर सचिव जी उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर विकास एकदम से नाचने लगता है और कहता है हम बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर वे सभी वापस गांव आ जाते हैं। तभी फिर प्रहलाद चाचा कहते हैं तो चलो फिर आज का खाना मेरी तरफ से मेरे ही घर पर होगा। फिर मंजू देवी कहती है इतनी मेहनत मुशक्कत करने की क्या जरूरत है, लेकिन प्रहलाद चाचा कहते हैं अरे भाई हम दादा बनने वाले हैं, हमें भी तो खुशी जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए। प्रहलाद चाचा कहते हैं आपने वो चेक जमा करवा दिया था। सचिव जी कहते हैं हाँ, और फिर वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। जब वे सब वहाँ पर नाच गा रहे थे तभी वहाँ पर बहादुर उन्हीं रिपोर्टर्स के साथ आता है। फिर वो सबको बताता है कि विधायक ने मुझे धमकाने की कोशिश की है, अगर मैंने उससे माफी नहीं मांगी तो वो मुझे जान से मार देगा। इसके बाद सब उसे कहते हैं तो तुम्हें क्या करना है अब तुम खुद ही सोच लो, अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मांग लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन बहादुर कहता है हम माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। फिर वहाँ पर एक और इंटरव्यू होता है जहां फुलेरा गांव के सभी लोग मौजूद थे। इंटरव्यू में बहादुर कहता है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, वो 2 कौड़ी का विधायक मुझे धमकाता है, उसे ये नहीं पता मेरे दादा परदादा बहुत बहादुर थे और अपने हक के लिए लड़ना जानते थे। उसने मेरा कबूतर मारा है तो मारा है, अब वही उसकी भरपाई करेगा, उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहादुर कहता है मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। अब की बार ये वीडियो पहले से भी ज्यादा वायरल हो जाता है और फुलेरा के सभी लोग यानी पूरब और पश्चिम के सब लोग एकजुट हो जाते हैं और इसी के साथ 6th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं प्रधान जी सभी को विधायक के बारे में बता रहे थे कि उनकी एक वीडियो ने सबको उनकी औकात दिखा दी और उनकी वीडियो लाखों लोगों ने देख ली। अब विधायक की हर जगह थू थू हो रही है। उस समय वे सभी हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी वे लोग सोचते हैं कि चलो पूरब की तरफ भी चला जाए और फिर वे सीधे बहादुर के घर जाते हैं। बहादुर कहता है ये लीजिए आपका बांस, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब विधायक वाली बात को काफी टाइम हो गया है और उसने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर वे लोग बहादुर को कहते हैं देखो अभी खतरा टला नहीं है,
ये विधायक कुछ भी कर सकता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ भी खतरा महसूस हो तो सबसे पहले तुम्हें वहाँ से भागना है और फिर हमारे पास फोन करना है। फिर वे लोग वहाँ से वापिस आ जाते हैं। तभी प्रहलाद चाचा विकास से कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा होगा तो उसकी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं करूंगा। लेकिन विकास कहता है हम भी तो बाप हैं, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। फिर ये बात सुनकर सचिव जी विकास से मस्ती करने लगते हैं। फिर प्रधान जी सचिव से पूछते हैं कि आपका एग्जाम कब है। सचिव जी बताते हैं कि मेरा एग्जाम कुछ हफ्ते बाद है और मुझे एग्जाम देने के लिए बनारस जाना पड़ेगा। फिर वे कहते हैं कि आप छुट्टियां ले लीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए, ऑफिस का काम हम संभाल लेंगे। इस बात से सचिव जी एग्री कर जाते हैं। तभी वहाँ एक लाल रंग की कार आती है जिसमें ग्राम पंचायत फुलेरा के दामाद गणेश जी आए थे। फिर उनकी पत्नी रवीना सभी को प्रणाम करती है और फिर वे लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर रवीना रिंकी के पास फोन करती है और बताती है कि हम और तुम्हारे जीजा जी घर आए हैं और जल्दी से तुम मेरे घर पर आ जाओ। फिर रिंकी भागते हुए रवीना के घर चली जाती है। मंजू देवी वहाँ पर सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। फिर वो सभी को बताती है कि मेरी बेटी MBA की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ विधायक जी ने 2 गुंडे बुला रखे थे ताकि वो बहादुर पर अटैक करवा सके और उसकी हड्डी पसली तोड़वा सके। फिर विधायक जी उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। फिर वे गुंडे कहते हैं आप चिंता मत करिए, हम बहादुर की टांगे तोड़ देंगे और उसको घर पर बिठा देंगे। फिर वे दोनों गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी, रवीना और गणेश जी आपस में बातें कर रहे थे। तभी गणेश जी पूछते हैं कि MBA करने में कितना खर्चा आता है। फिर रिंकी जवाब देती है सब कुछ मिलाकर 10-15 लाख तो आता ही होगा। फिर गणेश जी कहते हैं इससे अच्छा तो एक गाड़ी खरीद लो और उसको भाड़े पर लगा दो। फिर वे लोग गांव घूमने की बात करते हैं। तभी रिंकी कहती है क्यों ना हम अभिषेक को भी बुला लें। लेकिन गणेश जी कहते हैं नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि इन दोनों की जमती नहीं थी। पंचायत के पहले सीजन में इन दोनों की टायर वाली कुर्सी को लेकर लड़ाई हो गई थी और गणेश जी दहेज में सचिव जी की कुर्सी ले गए थे। फिर मना करने के बाद भी रिंकी अभिषेक के पास फोन करती है और कहती है रवीना और गणेश जी गांव घूमने जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन सचिव जी तो रिंकी को साफ मना कर देते हैं। फिर इस बात से गुस्सा होकर रिंकी फोन काट देती है। फिर अभिषेक रिंकी को दोबारा कॉल करता है और घूमने चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे सब बागान में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन गणेश जी अभिषेक से कोई भी बात नहीं करते। फिर रिंकी और रवीना उन दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए कहती है। फिर गणेश जी पूछते हैं आपका गाँव कहाँ है। अभिषेक बताता है हमारा गाँव मथुरा जिले में है। फिर गणेश जी कहते हैं चलो आपके ऑफिस में चलते हैं, वहाँ चलकर कुछ बातें करेंगे। लेकिन रिंकी और रवीना कहती है आप वहाँ मत जाइए क्योंकि वहाँ जाकर आपको पुरानी बातें याद आएंगी और फिर आप दोनों को बुरा लगेगा। फिर गणेश जी उनकी बात मान जाते हैं, लेकिन फिर वो टंकी के ऊपर जाने की जिद करने लगते हैं। तभी सचिव जी बताते हैं कि वहाँ पर ताला लगा है, अब कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन गणेश जी तो हर हालत में वहाँ पर जाना चाहते थे। इतने में वहाँ पर प्रहलाद चाचा आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। गणेश जी कहते हैं मुझे उस टंकी के ऊपर जाना है और पूरा गाँव देखना है। लेकिन प्रहलाद चाचा भी उसे समझाते हैं कि ऊपर का रास्ता बंद है। लेकिन समझाने पर भी जब गणेश जी नहीं मानते तो मजबूरन प्रहलाद चाचा को वहाँ का गेट तोड़ना ही पड़ता है। फिर वो गणेश जी को आगे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अब गणेश जी मुकर जाते हैं और कहते हैं अभी मेरा मन नहीं है, फिर कभी घूमने चलेंगे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं विनोद भूषण से पूछता है कि हम बहादुर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। भूषण कहता है अरे सिर्फ टांगे ही तो तुड़वानी है, 2-4 महीने में फिर से ठीक हो जाएगा। क्रांति लाने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। तभी वे गुंडे बहादुर के पास पहुँच जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। वे कहते हैं देखो हम तुम्हारी टांगे तोड़ने आए हैं, या तो इज्जत से तुड़वा लो वरना हम जबरदस्ती तोड़ेंगे, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर बहादुर सोच में पड़ जाता है और फिर उनको धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। फिर वे लोग भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन बहादुर इतनी तेज भागता है कि वे लोग उसे पकड़ भी नहीं पाते। फिर वो सीधा पहुंचता है पंचायत ऑफिस में और वहां जाकर कहता है मुझे बचा लीजिए। फिर वे सब बाहर आकर देखते हैं, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। नाकाम होकर वे गुंडे वापस विधायक जी के पास चले जाते हैं और बताते हैं कि वो इतना तेज भागता है कि हम उसे पकड़ भी नहीं पाए। उनकी बातें सुनकर विधायक जी गुस्सा हो जाते हैं और अपने सेक्रेटरी को पीटने लगते हैं। विधायक जी कहते हैं कि आइंदा ये लोग मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी पंचायत ऑफिस में फिर से मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में मौजूद सभी लोग सोच विचार करते हैं कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि विधायक बहादुर को ना मारे। तभी वहाँ पर भूषण और विनोद आते हैं और कहते हैं जाकर विधायक जी से माफी क्यों नहीं मांग लेते। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि हम उनके आगे अपनी बेइज्जती नहीं होने देंगे, हम उनसे माफी कभी नहीं मांगेंगे। फिर वे लोग उन दोनों को धक्का मारकर बाहर भगा देते हैं। तभी सचिव जी को एक आइडिया आता है और वे बताते हैं कि विधायक जी तो अपना घोड़ा बेचने वाले थे ना, अगर हम लोग उनका घोड़ा खरीद लेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो हम गांव वालों को 2 कौड़ी का समझते हैं। अगर 2 कौड़ी के लोग उनका घोड़ा खरीदते हैं तो उनकी नाक कट जाएगी। फिर सब लोग उनकी बात मान जाते हैं और अपनी प्लानिंग में लग जाते हैं कि आखिर उनका घोड़ा खरीदा कैसे जाए, क्योंकि वो फुलेरा वालों को तो अपना घोड़ा बेचेंगे नहीं। फिर सचिव जी कहते हैं कि वो हमको अपना घोड़ा कभी नहीं देगा, लेकिन इस गांव के दामाद को तो देगा ही। फिर वो रवीना के पापा जी से कहते हैं कि आपके दामाद जी को घोड़ा लेने के लिए विधायक
विधायक जी के पास भेजना होगा, लेकिन वे इसके लिए तैयार ही नहीं होते। फिर प्रहलाद चाचा कहते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर प्रहलाद चाचा 5 लाख रुपए लेकर आते हैं और कहते हैं, ये लो 5 लाख रुपए और जाओ वो घोड़ा खरीद कर लाओ। फिर सभी लोग उनसे पूछते हैं कि आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। प्रहलाद चाचा कहते हैं, ये तो मेरा बचपन का शौक था कि हमारे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए, जल्दी जाओ और घोड़ा लेकर आओ। लेकिन गणेश जी के ससुर जी तो विधायक जी से डर रहे थे। फिर सब लोग उन्हें शांत करते हैं और समझाते हैं और फिर वो घोड़ा लेने के लिए गणेश जी को रेडी करते हैं। गणेश जी के साथ रवीना और रिंकी भी जा रही थी। फिर सचिव जी को भी उनके साथ ही भेज दिया जाता है। अब प्लान ये था कि गणेश जी और रवीना घोड़ा लेने के लिए अंदर जाएंगे और रिंकी और सचिव जी कार में ही बैठे रहेंगे। फिर गणेश जी सचिव जी को पीछे रिंकी के पास बैठने के लिए कहते हैं। सचिव जी कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन गणेश जी कहते हैं, सचिव जी जाइए, पीछे जाकर बैठ जाइए। फिर सचिव जी पीछे जाकर बैठ जाते हैं और रवीना आगे आ जाती है। फिर वे चारों घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। तभी रवीना कोई रोमांटिक गाना बजाने के लिए कहती है, क्योंकि आज पहली बार रिंकी और सचिव जी इतने करीब बैठे थे। फिर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इसी के साथ 7वां एपिसोड का भी एंड हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं गणेश जी और रवीना अभिषेक और रिंकी को मार्केट घूमने के लिए भेज देते हैं और खुद घोड़ा खरीदने के लिए चले जाते हैं। फिर गणेश जी बड़े ही स्वैग के साथ विधायक के गार्ड को कहते हैं कि मैं ये घोड़ा खरीदने आया हूँ। जब वो घोड़ा देख रहे थे तो साफ साफ पता चल रहा था कि उनको घोड़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। इस घोड़े का दाम लगभग 5 लाख रुपए के आसपास था। फिर गणेश जी 5 लाख रुपए विधायक के सेक्रेटरी को देते हैं और वो घोड़ा खरीद लेते हैं। लेकिन तभी हम विधायक जी की एक अलग ही छवि को देखते हैं कि वो अपने घोड़े से कितना प्यार करते थे। वो अपने घोड़े को देखकर रोने लगते हैं क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपने घोड़े को अपने से अलग करे, लेकिन फिर भी विधायक जी को अपने घोड़े से दूर होना ही पड़ता है क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए पंडित जी ने कहा था। फिर गणेश जी घोड़े को लेकर फुलेरा में आ जाते हैं और अपनी सफलता के चलते सब लोग गणेश जी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। फिर पूरे गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने फुलेरा के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए गणेश जी तारीफ के हकदार तो बनते ही थे। अपने किए हुए इस काम के लिए गणेश जी भी फूला नहीं समा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग उस घोड़े को गांव में घुमाने लगते हैं। जब भूषण की नजर इस पर पड़ती है तो वो तुरंत ही ये सारी खबर विधायक जी को देता है। ये बात जानकर विधायक जी आग बबूला हो जाते हैं और अपने सारे हथियार और बंदूकों को लेकर फुलेरा की तरफ जाने लगते हैं। आज वो फुलेरा के लोगों के साथ खून की होली खेलना चाहते थे, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें भूषण मिलता है। भूषण हाथ जोड़कर विधायक जी से बेनती करता है कि वो फुलेरा वासियों के साथ कुछ भी ना करे, लेकिन विधायक जी ने तो पूरी तरह से ठान लिया था कि वे आज सबको मार डालेंगे। फिर भूषण जी उनसे हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि उन सबको समझाने के लिए एक मौका और दे दीजिए। फिर विधायक जी उसे 2 घंटे का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर मेरा घोड़ा मुझे वापस मिल जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पूरे गांव को शमशान में बदल देंगे। ये बात सुनकर भूषण तुरंत ही पंचायत ऑफिस जाता है और सबको बताता है कि विधायक जी हथियारों से लैस अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर उनका घोड़ा वापस नहीं किया गया तो वे सभी को मार डालेंगे। लेकिन फुलेरा की भी कोई इज्जत थी, अगर वे घोड़े को इस तरह से वापस करेंगे तो उन सब की हार होगी। इसलिए सब लोग डिसाइड करते हैं कि वे भी पूरी तरह से तैयार होंगे और वे किसी भी कीमत पर विधायक को घोड़ा वापस नहीं करेंगे। बस पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। फिर उनके घर पर जो भी हथियार हैं वे सबको इकट्ठा करने लगते हैं। सभी लोग अपने अपने हथियार लेकर पंचायत ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं और विधायक का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस लड़ाई में गांव के सब लोग उनका साथ देने आए थे। फिर वे सब विधायक जी के आने का इंतजार करते हैं। विधायक जी तो नहीं आते, लेकिन वहाँ पर भूषण की टोली आ जाती है और पंचायत ऑफिस के सामने चटाई बिछाकर बैठ जाती है। वे कहते हैं कि पहली गोली हम खाएंगे। फिर जब ये बात डीएम मैडम को पता चलती है कि विधायक जी फुलेरा में आतंक मचाने जा रहे हैं तो वो वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स को भेजती है, लेकिन विधायक जी भी बड़े ढीठ किस्म के आदमी थे। वो उनकी एक भी नहीं सुनते, जिसके कारण सभी ऑफिसर्स को मजबूरन फुलेरा में ही भागना पड़ता है। फुलेरा में आकर वे प्रधान जी से बात करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में कोई भी अपने हथियार डालने को तैयार ही नहीं था, इसलिए प्रधान जी उन्हें मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर विधायक जी अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ आते हैं। उस समय वे सभी हथियारों से लैस थे, लेकिन अपने प्रधान जी भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। उनके पास भी अच्छी खासी फौज थी। फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। हालांकि किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी, बस वे एक दूसरे को डरा रहे थे। तभी विधायक हवा में गोली चलाता है। फिर प्रहलाद चाचा भी टंकी के ऊपर से गोली चलाते हैं। इसी गर्मा गर्मी के बीच विधायक जी के पास डीएम मैडम की कॉल आती है। डीएम मैडम विधायक की बात सांसद से करवाती है। फिर जब सांसद उन्हें समझाते हैं तो वे अपने हथियार डाल देते हैं। अब उनको समझ में आ गया था कि उनकी इस हरकत के कारण बहुत कुछ गलत हो सकता है, इसलिए विधायक जी अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और सारी की सारी फौज को लेकर वहां से चले जाते हैं।
फिलहाल तो इस लड़ाई में फुलेरा वालों की जीत हो जाती है। फिर सब लोग खुशी मनाते हैं। तभी वहाँ पर शांति समझौता करने आई भूषण की टीम चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। अब इस घटना को 15 दिन बीत जाते हैं। अब वो समय आ गया था जब सचिव जी का एग्जाम होने वाला था और वो अपनी एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी भी थे। आज वो एग्जाम देने के लिए बनारस जाने वाले थे। फिर सभी उनको गांव के बाहर बस स्टैंड पर छोड़ने जाते हैं। भूषण उनको जाते हुए देख लेता है। फिर प्रधान जी सचिव जी से पूछते हैं कि अगर इस बार आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप क्या करेंगे। फिर सचिव जी बताते हैं कि अगर उनका एग्जाम क्लियर हो गया तो उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। फिर विकास कहता है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। फिर एग्जाम क्लियर करके आप एक अच्छी सी लड़की देखकर उनसे शादी कर लेना। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बस आ जाती है। फिर सचिव जी सभी को बाय बोलकर बस में बैठने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक बाइक पर सवार होकर 2 गुंडे आते हैं और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे चारों इधर उधर भागने लगते हैं। फिर जैसे ही वो बाइक सवार वहाँ से जाते हैं वे सभी सचिव को बस में बिठा देते हैं, लेकिन तभी वो बाइक सवार फिर से वहाँ आ जाते हैं और प्रहलाद चाचा, विकास और प्रधान जी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फिर वे अपनी बाइक को छोड़कर वहाँ से पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं। वे गुंडे लगातार उनका पीछा कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे। फिर वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे तीनों उन गुंडों के हाथ आ ही जाते हैं। तभी विकास के पास सचिव जी का फोन आता है। सचिव जी पूछते हैं आप सब लोग ठीक तो हैं? फिर विकास बड़े ही भारी मन से कहता है कि वो अपना एग्जाम अच्छे से करके आए, यहाँ हम सब ठीक हैं। ये बात सुनकर सचिव जी को काफी राहत मिलती है। दूसरी तरफ वे गुंडे उन तीनों से प्रधान के बारे में पूछते हैं। प्रधान जी को बचाने के लिए वे तीनों ही खुद को प्रधान बताते हैं, लेकिन प्रधान जी सीना तानकर उन गुंडों के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर वे गुंडे उन्हें गोली मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सचिव जी अपना एग्जाम कंप्लीट करके सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर प्रधान जी एडमिट किए हुए थे। वे देखते हैं कि प्रधान जी को गोली तो लगी थी, पर वो गोली उनके कंधे में लगी थी, इसलिए प्रधान जी खतरे से पूरी तरह से बाहर थे। ये देखकर सचिव जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये काम विधायक का है और उनकी इंफॉर्मेशन भूषण ने ही दी होगी। फिर सचिव जी आग बबूला होकर हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं और बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात विधायक जी से हो जाती है। वो विधायक जी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर आपको प्रधान जी के ऊपर गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी। फिर विधायक जी कहते हैं कि अगर उसने गोली चलवाई होती तो आज प्रधान जी जिंदा नहीं होते। फिर उन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी और बढ़ जाती है। उस समय भूषण भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर सचिव जी अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और भूषण को एक थप्पड़ जड़ देते हैं, क्योंकि भूषण बहुत ही देर से प्रधान जी के बारे में उल्टा सीधा बकवास करे जा रहा था। फिर उन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। भूषण और सचिव जी एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगते हैं। कोई लाठी लेकर लड़ रहा था तो कोई गन्ना लेकर। फिर विधायक जी भी लाठी लेकर जंग में उतर जाते हैं, लेकिन सचिव जी विधायक जी को भी बुरी तरह से पीटने लगते हैं। फिर एंड में उन दोनों पार्टियों को जेल में ले जाया जाता है। जब वे पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक न्यूज देखते हैं, जिसमें डीएम मैडम इलेक्शन के बारे में बताती है और इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी करती है। वो बताती है कि इलेक्शन के समय पार्टियों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर इस पंचायती चुनाव की अनाउंसमेंट को सुनकर प्रधान जी को भी होश आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आखिर प्रधान जी को गोली मारी किसने थी। क्या ये काम विधायक जी का था या फिर भूषण का, या ये खुद प्रधान जी के ही बंदे थे? अगर आपको मालूम हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ सीजन 3 का भी एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है इसका 4th सीजन जरूर आएगा, और जैसे ही इसका 4th सीजन आया मैं उसे आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।